फिल्टर कहा जाता है। समझ गए? फिल्टर्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट कस्टम लॉजिक बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एक्शन मेथड। कई सारे टाइप्स के फ़िल्टर होते हैं, एक्शन फ़िल्टर, ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, ऑथराइजेशन फ़िल्टर, रिजल्ट फ़िल्टर, एक्सेप्शन फ़िल्टर। ठीक है, उनके सीक्वेंसेस भी लिखा दूंगा कि किस तरीके से सीक्वेंस में ये काम करते हैं। और इसके बाद ऑथराइज फ़िल्टर का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जिसमें आप सिक्योरिटी के बारे में भी जानोगे। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन आज भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नोट्स लिखवा देता हूँ और इसके बाद इसकी प्रैक्टिकल करवा देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। What are filters in MVC? Filters are used to execute custom logic before or after executing the action method. Filter is a custom class where we can write custom logic to execute that before or after an action method is executed. Types of filter in MVC. फर्स्ट है आपका एक्शन फिल्टर। ये क्या करता है, पहले सारे फिल्टर्स के टाइप लिखा देते हैं, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट है आपका एक्शन फिल्टर, इसके बाद है आपका, इसके सीक्वेंस में लिखता हूँ और सीक्वेंस में लिखेंगे तो एक्शन से पहले आपका ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। चलिए एक नया पैराग्राफ में सीक्वेंस भी डाल देंगे। अभी मैं टाइप्स को मेंशन करता हूँ। एक्शन फिल्टर है, इसके बाद ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, नेक्स्ट है ऑथराइजेशन फिल्टर, इसके बाद है आपका एक्सेप्शन फिल्टर, है ना, रिजल्ट फिल्टर एंड एक्सेप्शन फिल्टर। ये इतने टाइप के फिल्टर होते हैं, इसे आप याद कर लेना, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ फिल्टर, है ना, डायरेक्टली अगर कोई फिल्टर पूछे व्हाट इज फिल्टर, तो इट इज ए कस्टम लॉजिक विच एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड आफ्टर द एक्शन मेथड इनसाइड MVC। ठीक है, तो इतने सारे टाइप्स के फिल्टर्स होते हैं जिसमें एक्शन फिल्टर कब लगाते हैं, एक्शन फिल्टर का यूज़ कब करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बारे में ज़रा एक बार लिखते हैं यहाँ पे। एक्शन फिल्टर, है ना, एक्शन फिल्टर्स आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट लॉजिक दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड आफ्टर a controller action executes. It implements the I action filter attribute. अगर आप एक्शन फिल्टर का यूज करेंगे तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो क्या है, आई एक्शन फिल्टर है, यानी सबसे फिल्टर का जो पहला पार्ट है दैट इज व्हाट, एक्शन फिल्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर है वो है आपका ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ये क्या होता है, कब इसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी ज़रा मैं 2 लाइन लिख देता हूँ। ऑथेंटिकेशन फिल्टर इज इंट्रोड्यूस्ड विद ASP.NET MVC 5। ये 4 में नहीं था। इट ऑथेंटिकेट द क्रेडेंशियल ऑफ यूज़र like a username and password. I authentication filter interface is used to create custom authentication filter.
या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए, ऑथेंटिकेशन फिल्टर इज इंट्रोड्यूस्ड विद ASP.NET MVC 5. It authenticates the credential of a user like username and password. I-authentication filter interface is used to create authentication filter. इसके बाद नेक्स्ट जो फिल्टर है वो है आपका ऑथराइजेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ऑथराइजेशन फिल्टर के हेल्प से आप क्या बेसिकली प्रोटेक्ट करते हो कि अनऑथराइज्ड यूज़र को आप लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड नहीं कर पाते हो. सपोज मान के चलिए अगर कोई यूज़र ने लॉगिन नहीं किया है और डायरेक्ट अपने डिटेल्स को देखना चाहता है तो सबसे पहले उसे लॉगिन से होकर के गुजरना होगा. अगर वो लॉगिन से होकर के कुछ नहीं गुजरेगा तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सिक्योरिटी लैक होगा, तभी ऐसा दिक्कत होगा. तो हर एक यूज़र अगर लॉग्ड इन है या पहले से साइन अप किया हुआ है, सिर्फ उसी को परमिशन देंगे, बाकी लोगों को परमिशन नहीं देंगे. तो उसके लिए ऑथराइज्ड फिल्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, जिसे आज हम प्रैक्टिकल में भी जानेंगे कि ऑथराइज्ड फिल्टर हम किस प्रकार से लगाते हैं टू प्रोटेक्ट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू अवॉइड अनऑथराइज्ड पर्सन, है ना. तो यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज ऑथराइजेशन फिल्टर. बेसिकली ऑथराइजेशन फिल्टर आर used to implement authentication and authorization for controller action. It implements the attribute I-authorization फिल्टर. जितने भी फिल्टर्स हैं वो किसी न किसी एट्रीब्यूट को क्या किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है. इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर है दैट इज रिजल्ट फिल्टर. ठीक है, रिजल्ट फिल्टर्स कंटेन लॉजिक दैट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड आफ्टर ए व्यू result is executed. For example, you might want to modify a view result right before the view is rendered to the browser. It implements the I-result filter attribute. इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सेप्शन फिल्टर. एक्सेप्शन फिल्टर is used to handle errors raised by either your controller actions or controller action results. You also can use exception filters to log errors. It implements the I-exception filter attribute. ठीक है, अब इनके सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है. अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है. द सीक्वेंस ऑफ फिल्टर्स इन MVC. फर्स्ट है इसका ऑथेंटिकेशन फिल्टर्स, सेकंड है ऑथराइजेशन फिल्टर. ये इसका सीक्वेंस है, साइकिल कह लो, सीक्वेंस कह लो कि सबसे पहले क्या क्या होता है. इसके बाद एक्शन फिल्टर्स होता है, फिर इसके बाद होता है रिजल्ट फिल्टर, और रिजल्ट के बाद ही आपका एरर आता है जिसको एक्सेप्शन फिल्टर्स कहते हैं. रिजल्ट जब आप व्यू करने जाते हो और उस टाइम अगर एक्सेप्शन हो गया तो फिर बाद में एक्सेप्शन चला जाता है. हम फिल्टर्स को कितने तरीके से कन्फिगर कर सकते हैं. हाउ टू कन्फिगर फिल्टर्स इन ASP.NET MVC. We can configure our custom filter in an application
एट 3 लेवल्स। कौन कौन वो 3 लेवल हैं, इसे पॉइंट आउट करता हूँ। फर्स्ट है आपका ग्लोबल लेवल, सेकंड है आपका कंट्रोलर लेवल, और थर्ड है आपका एक्शन लेवल। आप फिल्टर को एक्शन लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो, ग्लोबल यूज़ कर सकते हो, और क्लास लेवल यानी कंट्रोलर लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोलर लेवल का मतलब व्हाट, कि अगर आपने किसी क्लास के लिए ऑथराइज लगा दिया या किसी फिल्टर को लगा दिया, तो उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो सारे उस कंट्रोलर के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर है दैट इज़ ऑथराइजेशन फ़िल्टर, जिसकी प्रैक्टिकल भी हम जानेंगे, और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करके सिक्योरिटी के बारे में बताऊँगा आज आपको, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी बताऊँगा, जिससे प्रोजेक्ट में आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, और एक एक्शन फ़िल्टर बता देता हूँ जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक्शन फ़िल्टर किस तरीके से आपके एक्शन मेथड को अपने लॉजिक के थ्रू कस्टमाइज करता है। सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक्शन से करेंट डेट को रिटर्न करना चाहूँ, और मैं चाहूँ कि हर, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर डेट और टाइम की बात करें तो टाइम हर सेकंड बाद अपडेट होता रहता है, तो मैं चाहूँ कि अपने फ़िल्टर को यूज़ करके उसे उसके टाइम को 5 मिनट डिले कर दूँ, तो उस केस में एक्शन फ़िल्टर का यूज़ करके आप डिले कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर एक बड़ा एग्जांपल लूँगा जिसमें ऑथराइज फ़िल्टर आपको बताऊँगा, जिसमें डेटाबेस का भी पार्ट रहेगा, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी आपको दिखेगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कंट्रोलर लेवल, ग्लोबल लेवल, एक्शन लेवल क्या होता है। तो चलिए मैं अभी आपको जो अप्लाई करके दिखा रहा हूँ वो एक्शन रिजल्ट है, एक्शन फ़िल्टर बेसिकली, जो मैं एक्शन लेवल पे यूज़ करने वाला हूँ, यानी किसी पर्टिकुलर एक्शन मेथड के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूँ। ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो। यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। ASP.NET वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ से मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं काम कर रहा हूँ MVC 1 अगस्त, वेरी नाइस। और इसके बाद मैं इसका नाम देता हूँ टेस्ट फिल्टर। ठीक है, इसके बाद हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और क्रिएट करने के बाद MVC टेम्पलेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड ऐड कर रहा हूँ, बट उससे पहले हमें कंट्रोलर ऐड करना होगा। तो कंट्रोलर ऐड करने के लिए मुझे कुछ सेकंड वेट करना होगा। अभी नहीं आया, मैं एक बार प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देता हूँ। अभी शायद इसके पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड कंट्रोलर, और इसका एम्प्टी कंट्रोलर में ले लेता हूँ यहाँ पे, और एम्प्टी कंट्रोलर के बाद यहाँ पे ऐड करता हूँ। इसका नाम देता हूँ होम, और होम के अंदर मैं एक इंडेक्स मेथड बना रहा हूँ जिसको बेसिकली करंट डेट एंड टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्शन लेवल पे आप फिल्टर कैसे अप्लाई करते हो। इसके बाद फिर मैं आपको क्लास लेवल पे भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मान के चलिए एक आपका इंडेक्स मेथड है, और इंडेक्स मेथड का जो रिटर्न है मैं इसे स्ट्रिंग करने वाला हूँ। ये विदाउट फिल्टर मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, डेट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और डेट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोड क्या लिखते हैं, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। ये डेट एंड टाइम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जब बाय डिफ़ॉल्ट इसे आप रन करोगे विदाउट अप्लाइंग एनी फिल्टर, तो ये अपने तरीके से काम करेगा जैसे इसको करना चाहिए। लेकिन फिल्टर क्या कहता है कि मैं बेसिकली एक क्लास हो जो एक कस्टम लॉजिक बनाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस एक्शन मेथड। समझ गए। और फिल्टर्स के कई सारे टाइप्स होते हैं जिसका मैंने सीक्वेंस भी लिखवाया आपको। उसके टाइप्स में बताया मैं आपको, एक्शन फिल्टर, रिजल्ट फिल्टर हो गया, एक्सेप्शन फिल्टर हो गया, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन फिल्टर हो गया। इसे आप लोग याद कर लेना, इंटरव्यू में काम आएगा। तो मैंने एक एक्शन मेथड बनाया है। बेसिकली एक्शन मेथड क्या करेगा, करेंट डेट एंड टाइम को रिटर्न करेगा, और जितनी बार मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा उतनी बार वो सेकंड चेंज होता हुआ आपको ब्राउज़र पर दिखेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर अगर मैं कोई
फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ तो फ़िल्टर क्या करेगा, अपने तरीके से आपके लॉजिक को चेंज कर देगा, कस्टम लॉजिक अप्लाई कर देगा। तो मान के चलिए अभी इसमें टाइम दिखा रहा है, ठीक है, जो भी टाइम दिखा रहा है सेकंड में, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए टाइम चेंज हो रहा है, उसका सेकंड बढ़ रहा है। देखिए हर बार मैं चेंज करता हूँ सेकंड बढ़ता रह रहा है, ठीक है, जितनी बार चेंज करेंगे रिफ्रेश करेंगे सेकंड बढ़ रहा है। सेकंड पे ध्यान दीजिए, सेकंड बढ़ रहा है, नहीं टाइमिंग चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो एक्शन फ़िल्टर के लिए आपको क्या यूज़ करना होता है, आउटपुट कैसे, यहाँ पे आउटपुट कैसे लिखेंगे, ठीक है, और इसमें ड्यूरेशन डाल देते हैं, मान के चलो 7 डाल दिया। 7 करने का मतलब अभी 7 सेकंड बाद रिफ्रेश होगा, यानी इसकी टाइमिंग आपको दिखेगा लेकिन आफ्टर 7 सेकंड्स दिखेगा, जो कि पहले क्या दिख रहा था, जितनी बार आप रिफ्रेश कर रहे थे उतनी बार उसका करंट सेकंड जो है अपडेट हो रहा था। अब मैं देखिए इसको रन कराता हूँ, हमने एक फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। फ़िल्टर अप्लाई करने का यही तरीका है, आप एट्रीब्यूट की तरह उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो एक्शन फ़िल्टर बेसिकली कहाँ से जनरेट हुआ है, आई एक्शन फ़िल्टर से, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अगर पूरा डेप्थ में जाना होगा इसके, तो आप राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाओगे तो आपको सारे इंटरफेसेज आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ, और रन करने के बाद इसको मैं चेक करता हूँ कि क्या हमारा एक्शन फ़िल्टर जो है मेथड लेवल पे काम कर रहा है, यानी हमने उस एक्शन को 7 सेकंड्स के लिए डिले कर दिया है। 7 सेकंड्स के डिले करने का मतलब व्हाट, कि जो भी उसका सेकंड हर रिफ्रेश पर दिख रहा था, अपडेट हो रहा था, अब वो 7 सेकंड के बाद ही रिफ्रेश होगा, चाहे जितनी मर्जी आप रीलोड कर लो वेबसाइट को। तो देखिए मैं यहाँ पर रीलोड कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम देखिए इस तो हो गया, लेकिन वापस अगर मैं रीलोड करूँगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन 7 सेकंड जब तक नहीं होगा, देखिए अब हुआ, देखिए मैं वापस कर रहा हूँ, 7 सेकंड नहीं हुआ, जैसे 7 सेकंड होगा देखिए 55 बदल जाएगा। यस, अभी 7 सेकंड नहीं हुआ, अभी देखिए नहीं बदल रहा, लेकिन जैसे 7 सेकंड होगा बदल जाएगा। यस, तो कहने का मतलब ये है कि फ़िल्टर ने क्या किया कि कस्टम लॉजिक लगाया बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट एक्शन मेथड, और उसने कस्टम लॉजिक को लिखा है। कस्टम लॉजिक लिखने का मतलब व्हाट, कि आप उसकी एक्शन मेथड को 7 सेकंड्स के लिए कंट्रोल कर लिए हो, ठीक है। उसका ड्यूरेशन डिले हो गया 7 सेकंड्स के लिए, अगर आप चाहो तो इससे 2 सेकंड के लिए भी कर सकते हो, 30 सेकंड के लिए भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने किसे टेस्ट किया था, 7 सेकंड के लिए किया था, राइट, ठीक है। 1 सेकंड ज़रा होल्ड करना, पहुंच गए जी, पहुंच गए, हाँ ठीक है जी। जरा मैं क्लास दे रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक, जल्दी निकलना है, क्लास मार देंगे, मार के 3 घंटा लगा रही है, स्टॉप से। ठीक है, तो हमने क्या किया, 30 सेकंड्स के लिए इसको स्टॉप कर दिया है, 30 सेकंड्स के बाद ही रिलोड होगा। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो बिफोर 30 सेकंड्स इसका एक्शन जो है आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने फ़िल्टर लगा दिया है। कस्टम फ़िल्टर क्या करता है, बेसिकली फ़िल्टर्स जो होते हैं वो सारे एक तरह से आपके कस्टम लॉजिक को ही परफॉर्म करते हैं। तो अब ये देखिए 30 सेकंड्स के लिए कोई परफॉर्मिंग नहीं है, जब तक 30 सेकंड नहीं होगा आपका सेकंड अपडेट होता हुआ नहीं दिखेगा। एक मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दिया हूँ एक्शन लेवल पे फ़िल्टर कैसे अप्लाई किया जाता है। अब मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ जिसमें बेसिकली मैं फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन को भी अचीव करूँगा, और आपको क्लास लेवल पे भी आपको फ़िल्टर को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि क्लास लेवल पे कैसे फ़िल्टर लगता है और ऑथराइज का मतलब क्या है। बेसिकली जब आप किसी वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा मैटर करता है। आप कितना भी छोटा या बड़ा वेबसाइट बना लो, जब तक आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे आप उसका वेबसाइट का कोई मतलब नहीं बनता है। सिक्योरिटी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चले आप लोग SBI का नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, PNB का नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, या फिर IRCTC वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो क्या बिना लॉगिन किए आप उसके डैशबोर्ड पे चले जाते हैं? नहीं जा पाते हैं। तो सेम यार हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे डैशबोर्ड पे नहीं जा पाओगे। इसके पहले क्या हो रहा था, आपने क्राउड एप्लीकेशन पे काम किया है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच और कोड फर्स्ट अप्रोच, उसमें भी आप करके देखना, क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं लगा हुआ है। तो वहाँ पे डायरेक्ट अगर आप डिटेल्स को हिट करोगे, डिटेल्स को राउट करोगे, तो स्टूडेंट का डिटेल्स आपको दिख जाएगा, यानी उस प्रोजेक्ट में कुछ सिक्योरिटी नहीं है। एम्प्लॉय डिटेल्स अगर हिट करना चाहेगा विदाउट लॉगिन वो देख सकता है, आई एम श्योर। लेकिन आज मैं जो सेशन बता रहा हूँ इसमें क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लगा हुआ है, जिसमें हम ऑथराइज एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाले हैं, फिल्टर का यूज़ करने वाले हैं,
और उस फ़िल्टर के हेल्प से आपको क्या करवाने वाले हैं कि वहाँ पे जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे एम्प्लॉय या स्टूडेंट के डिटेल्स को नहीं देख पाओगे। इसके पहले जितना भी सेशन आपने देखा उसके डिटेल्स को आप उसकी सिर्फ यूआरएल को जानने के बाद आप यूआरएल हिट करोगे और दिख जाएगा। जैसे डिटेल्स है, डिटेल्स के बाद स्लैश करके आप आईडी 4 डालोगे तो 4 की सारा डिटेल्स बाहर आ जाएगा। बट ऐसे डायरेक्ट यूआरएल हिट से आपको दिखना नहीं चाहिए जनरली, ऐसा अगर सिक्योरिटी की बात किया जाए तो। अगर आप यूआरएल हिट करते हो सबसे पहले अगर लॉगिन नहीं है तो उसे लॉगिन होना चाहिए और इसके बाद ही उसके पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहिए, रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर सिक्योरिटी लगाया जाता है और उसके साथ साथ फ़िल्टर को भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस के अंदर 2 टेबल की ज़रूरत है। तो एक टेबल तो हमारा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, दैट इज़ एम्प्लॉय टेबल। मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्रूड डेटाबेस के अंदर काम कर रहा था, मैं उसी टेबल को ले लेता हूँ, इट्स माई एसक्यूएल सर्वर। और उसके अंदर एक और मुझे टेबल बनाना होगा यूज़र्स नाम के, जिसके अंदर मैं 3 फील्ड लेने वाला हूँ, आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि जो मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाया था वो अभी भी है या डिलीट हो गया है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। और दोनों टेबल का जो आईडी होगा वो दोनों हमारा प्राइमरी की होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से कनेक्टिविटी करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं डेटाबेस को भी ले रहा हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप तो डेटाबेस को लोगे तो 3 तरीके से लोगे, या तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच या कोड फर्स्ट अप्रोच या फिर ADO.NET, है ना। एंटिटी फ्रेमवर्क में 2 अप्रोच है, या तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है या तो कोड फर्स्ट अप्रोच है, या फिर अगर आप ADO.NET से लेना चाहोगे तो ADO.NET से ले सकते हो। तो मैं एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहा हूँ, जिसे मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें समय कम लगता है। तो मैं एक डेटाबेस पहले से बनाया था वो मैं यूज़ कर लेता हूँ CrudDB के नाम से, और देखता हूँ कि क्या इसके अंदर हमारा एम्प्लॉय टेबल है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसके अंदर एम्प्लॉय टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। और इस टेबल के अंदर जो फील्ड है उसमें क्या क्या होगा, उसमें होगा आईडी एंड प्राइमरी की, ठीक है, आइडेंटिटी। और इसके बाद मैं नेम लेना चाहूँगा, और जो भी आपको रिक्वायर्ड फील्ड है वो ले लीजिए आप, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको आईडी नेम ही लेना है। आईडी नेम एंड डेजिग्नेशन इतना बहुत है। अगर आप चाहो तो एक सैलरी का फील्ड ले सकते हो, सैलरी हमने ले लिया मनी में, ठीक है। तो ये हमने कुछ फील्ड बना दिया है। अब फील्ड बनाने के बाद इसे मैं चला दिया, और चलाने के बाद कहीं कोई गड़बड़ है क्या, एग्जीक्यूट क्वेरी, यस इट्स कंप्लीट सक्सेसफुली। अब एक रिकॉर्ड इसमें डमी डंप करा देते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यूज, नेम आपका आ जाएगा टीना, एंड डेजिग्नेशन जो है इसका वो है डॉक्टर का, और बेसिकली इसकी सैलरी कितनी है 45,000। तो एक एम्प्लॉय ये है, बस एक ही करते हैं, चलो 1-2 और कर देते हैं, 1-2 और कर देते हैं, क्योंकि हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को देखना भी चाहते हैं। तो जब लिस्ट की बात आएगा तो हमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए। एक टीना हो जाएगा, एक राकेश हो जाएगा जो बेसिकली इंजीनियर है जिसकी सैलरी 42,000 है, और एक रोहन जो बेसिकली प्यून है जिसकी सैलरी 25,000 है। अब ये तीनों मैं एम्प्लॉय को डंप करा देता हूँ एम्प्लॉय टेबल के अंदर, और इसके बाद में क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ नया यूज़र नाम का, और उसके अंदर मैं 3 फील्ड दूँगा, आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, एसक्यूएल थोड़ा रिस्पॉन्ड स्लो कर रहा है, हालांकि इतना रिस्पॉन्डिंग स्लो नहीं होना चाहिए, कुछ रीजन हो सकता है। मैं एक बार इसे देख लेता हूँ कि क्या हमारा ये टेबल बन गया, क्या इसके अंदर डेटा है। तो इसके अंदर डेटा चला गया है। मैं एक और टेबल बना लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड यूजर। और यूज़र टेबल के अंदर मैं क्या क्या लेने वाला हूँ, आईडी इंट प्राइमरी की आइडेंटिटी, ठीक है। और इसमें लेने वाला हूँ यूज़र नेम, क्योंकि मैं लॉगिन एंड पासवर्ड को परफॉर्म करने वाला हूँ यहाँ पे। यूज़र नेम 30 एंड पासवर्ड दैट इज़ varchar 30। यूज़र टेबल पे एरर दे रहा है, शायद लगता है पहले से यूज़र टेबल बना हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं। इनकरेक्ट क्रिएट टेबल, टेबल नेम, अच्छा यूज़र नहीं ले रहा होगा, तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे यूज़र की जगह पे
कुछ और ले लेते हैं नाम इसका, मान के चलो पर्सन ले लिया, ठीक है। या फिर एक टेबल लेते हैं यूज़र लॉगिन के नाम से, कस्टमर यूज़र्स या यूज़र दे करके अंडरस्कोर लगा दें, यूज़र्स ठीक रहेगा, ज़्यादा नहीं है। पर्सन, चलो पर्सन ले लेता हूँ, पर्सन ले लिया है ना। अब यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूट कराने के बाद इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी एक दो रिकॉर्ड हम ऐड कर देते हैं। इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज पीके एंड यूज़र नेम हो जाएगा और ये इसका पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक पर्सन को फिलहाल मैं भी ऐड करा देता हूँ, ठीक है। तो ये दो टेबल मैंने बना लिया, एक पर्सन और एक एम्प्लॉय। अब मैं आगे चलता हूँ, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करने वाला हूँ। मैं एक फ्रेश स्टूडियो ले लेता हूँ और फ्रेश स्टूडियो में आपको काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको नोट्स बना करके बाद में भेज सकूँ। ऑलरेडी मेरे पास विंडो खुला हुआ है तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा आप लोग। न्यू प्रोजेक्ट किए हैं, वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट किए हैं, नेक्स्ट बढ़े आगे और इसका नाम देते हैं फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद हमें एम्प्टी लेकर के एमबीसी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। इसके बाद दोनों टेबल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और दोनों टेबल को ऐड करने के लिए हमने बताया आपको कि मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करने के लिए हम बेसिकली कहाँ पे जाएंगे, मॉडल्स पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम करेंगे और यहाँ पे मैं डेटा को सिलेक्ट करूँगा और डेटा एडी.नेट एंटिटी डेटा मॉडल को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करने के बाद हमने जो डेटाबेस बनाया है उसके लिए मुझे न्यू कनेक्शन करना पड़ेगा। और बेसिकली सर्वर का नाम हमारा HP है और डेटाबेस का नाम हमने DB क्रूड DB लिया हुआ है, तो क्रूड DB को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद इसका नाम देते हैं माई कनेक्शन, जो कि web.config फाइल में इसी नाम से सेव हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क 6 आ रहा है। दो टेबल हमने लिया है तो दोनों टेबल को आपको सेलेक्ट करना होगा, दैट इज़ एम्प्लॉय एंड पर्सन। वेरी नाइस, फिनिश किया हमने। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। शायद लगता है कि मेरे सिस्टम पे वायरस अटैक किया है, तभी ये थोड़ा स्लो है, एंटीवायरस सिस्टम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करके हमने डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया है और थोड़ी देर में आपको ADMX का फाइल जनरेट होने वाला है। जैसे ADMX का फाइल जनरेट होता है हमें क्या करना होता है, एप्लीकेशन को बिल्ड करना होता है। तो इसके बाद में क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को बिल्ड कर देता हूँ। और एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बिल्ड के अंदर बिल्ड सॉल्यूशन में, ठीक है। ये बिल्ड सॉल्यूशन हमने कर दिया और इसके बाद अब क्या करना है, कनेक्शन हमारा हो गया। कनेक्शन करने के बाद अब मैं कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। कंट्रोलर ऐड करने के लिए कंट्रोलर्स में जाना होगा, ऐड, और कंट्रोलर यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। और कंट्रोलर का नाम बेसिकली मैं अभी फ़िलहाल क्या लेने वाला हूँ, मैं कंट्रोलर अभी एक बना रहा हूँ, होम कंट्रोलर बना देता हूँ एक कंट्रोलर, जिसमें मैं क्या सेलेक्ट करने वाला हूँ, एक तो आपका एम्प्टी कंट्रोलर है और एक है MVC5 कंट्रोलर विद रीड और राइट, और एक और है MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज़ यूजिंग एंटिटी। तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आगे मैं बढ़ता हूँ और यहाँ पे मॉडल क्लास में लेने वाला हूँ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय मैंने ले लिया।
और डेटा कंटेक्स्ट हमारा माई कनेक्शन है, तो मैं माई कनेक्शन को ले लेता हूँ। रेफरेंस वगैरह हमें नहीं चाहिए, अगर आप चेक भी रखते हो तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसे रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली अगर आप जनरल यूज़ पे अगर आप क्लिक रखते हैं तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि एम्प्लॉय के लिए सारा क्रेड एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे लिए ठीक ही रहेगा, कोई इससे परेशानी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसे ऐड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक कंट्रोलर का नाम ले रहा है एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर, ठीक है, तो इससे हम लेने देते हैं एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ की जगह एम्प्लॉय लिख देते हैं, एम्प्लॉय लिख देते हैं, सिंपल है ना, एम्प्लॉय, ठीक है। और इसके बाद ऐड करते हैं। ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर के सारे एक्शन व्यू को ऐड कर देगा। ठीक है, इसने ऐड कर दिया। अब इसको एक बार बिल्ड कर देता हूँ, बिल्ड करके और शेप कर देता हूँ वापस। और अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक और हमें कंट्रोलर चाहिए। ये बेसिकली जो फाइल है, इस फाइल से आप लोग पहले भी फेमिलियर हो, ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से आपने क्रूड एप्लीकेशन को फायर किया हुआ है, तो मान के चलो उसी के अंदर आपका व्यू, क्रिएट, डिलीट, अपडेट सारा मेथड बन गया है। अगर इसे आप चलाओगे तो एम्प्लॉय को आप आसानी से उसके डेटा को ऐड करा सकते हो, व्यू कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये उसी के लिए कंट्रोलर है। अभी हमने सिक्योरिटी इसमें नहीं अप्लाई किया है, अब मैं इसके आगे सिक्योरिटी अप्लाई करूँगा, तो इसके लिए एक और कंट्रोलर ऐड करता हूँ। ये तो जस्ट एक एम्प्लॉय का कंट्रोलर है जो बेसिकली आपको क्रूड एप्लीकेशन दे रहा है। अब एक और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जिसका नाम देता हूँ कंट्रोलर, ठीक है। अब ये जो कंट्रोलर होगा ना, ये आपका एम्प्टी कंट्रोलर होगा और इसका नाम क्या देने वाले हैं, अकाउंट। इसी के अंदर जो भी कुछ हमें लगाना होगा सिक्योरिटी वगैरह हम सब इसी में लगाएंगे, क्योंकि अकाउंट कंट्रोलर के अंदर ही आपका लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन रहेगा। अभी जो एम्प्लॉय कंट्रोलर हमने बनाया है वो जस्ट फॉर व्यूइंग है, कि अगर आप एम्प्लॉय को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा। तो हमने बना लिया एक अकाउंट कंट्रोलर। अब इस अकाउंट कंट्रोलर के अंदर मैं फ़िल्टर अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। फ़िल्टर कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और फिल्टर को अप्लाई करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जाना होगा web.config फाइल के अंदर। तो ये देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पे सबसे लास्ट में web.config फाइल है, इसे आप ओपन कर लेना। और web.config फाइल के अंदर जाने के बाद system.web आपका एक यहाँ पे टैग है, और इसी टैग के अंदर आपको एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना होगा ऑथेंटिकेशन मोड इज इक्वल टू, देखो कई सारे टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं जिसमें हम फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन को लेने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम क्या करने वाले हैं, फॉर्म्स एट्रीब्यूट्स को कॉल करेंगे और यहाँ पे लॉगिन यूआरएल क्या देंगे, लॉगिन यूआरएल में डालेंगे account/login। ये मान के चलो एक राउटिंग हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड यूज़र अगर किसी डेटा को देखना चाहेगा तो सबसे पहले अकाउंट के लॉगिन से उसे गुजरना होगा, समझ गए। इस लाइन का मतलब यही है कि अब जो है अनऑथराइज्ड यूज़र आपके डिटेल्स को नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो account/login हमने वहाँ पे डिफाइन कर दिया, और डिफाइन करने के बाद हमें आगे क्या करना है, तो हमें आगे करना है इसको सबसे पहले सेव, और मुझे क्लास लेवल पे एक फ़िल्टर अप्लाई करना है। इससे पहले मैंने आपको एक्शन लेवल पे बताया। अब क्लास लेवल पे फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए सिंपल क्लास के ऊपर एक नाम लिख दो, जैसे ऑथराइज फ़िल्टर आपको लगाना है तो ऑथराइज लिख दो। लेकिन ये ऑथराइज फ़िल्टर जो है, चलिए यहाँ पे लिख दिया हमने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऑथराइज में लिख दिया। अब ये प्रॉपर काम भी कर रहा है, पूरे क्लास के लिए काम करेगा। नहीं, इस कंट्रोलर के अंदर जो भी आप एक्शन लोगे वो सब के सब ऑथराइज के अंदर होगा।
यानी बिना किसी परमिशन को आप उसे टच नहीं कर सकते, मतलब उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा, ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, डायरेक्ट लिंक कि अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन डिटेल्स को देखना चाहे तो उसे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तभी वो देख पाएगा। इस लाइन का मतलब ये है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, इसके बाद एक मेंबरशिप बनाते हैं। अब मेंबरशिप बनाने के लिए मॉडल्स नाम का जो फोल्डर होता है MVC के अंदर, उसी के अंदर चले जाते हैं, है ना। और इस मॉडल फोल्डर्स में क्या कर रहे हैं, एक क्लास ले रहे हैं जिसका नाम देते हैं मेंबरशिप। आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट मीनिंगफुल नाम देना थोड़ा ठीक रहता है। इसलिए कोशिश करो कि जब भी कोई क्लास का नाम डिफाइन करो तो उसे प्रॉपर नाम डिफाइन करो। तो मैंने एक नाम दिया मेंबरशिप, और इस मेंबरशिप के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन करने वाला हूँ। और जो प्रॉपर्टी होगा हमारा ID, और नेम की जगह यूज़र नेम ले लेता हूँ, और यूज़र नेम के बाद पासवर्ड। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने मेंबरशिप के लिए बना लिया। अब वापस अकाउंट कंट्रोल में चले जाते हैं, लेकिन इसको एक बार वापस बिल्ड करते हैं। अकाउंट कंट्रोल में चले गए और जाने के बाद एक लॉगिन बनाते हैं। यहाँ पे लॉगिन एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉगिन, और इसके बाद रिटर्न व्यू। ठीक है, सेव करते हैं। लॉगिन के लिए एक व्यू पेज ऐड करते हैं, राइट क्लिक ऐड व्यू, व्यू पे हमने लॉगिन किया। और उसके बाद टेम्पलेट में हमको क्रिएट लेना है। क्रिएट हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें अलग से टेक्स्ट बॉक्सेज लेकर के फॉर्म ना बनाना पड़े। क्रिएट टेम्पलेट लेने से होगा क्या कि आपको फॉर्म बना बनाया मिल जाएगा, सिर्फ आपको कोडिंग ही करना है। और इसके मॉडल क्लास में हमको क्या लेना होगा, मेंबरशिप। क्या लेना होगा, मेंबरशिप। ठीक है, तो मेंबरशिप हमने यहाँ पे ले लिया, ये रहा मेंबरशिप, वेरी नाइस, है ना। और डेटा कंटेक्स्ट हमारा वही रहेगा, माई कनेक्शन। ठीक है, बाकी ऐसे ही रहने देता हूँ, लेआउट वगैरह वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ऐड करते ही लॉगिन के लिए वो क्या करेगा, एक व्यू पेज बना देगा जो बेसिकली क्रिएट का टेम्पलेट होगा, नथिंग एल्स। जिस तरीके से आप लोग क्रिएट का टेम्पलेट बनाते आए हैं सेम वैसे ही रहेगा, क्योंकि क्रिएट का टेम्पलेट हमने सिलेक्ट किया था। तो क्रिएट टेम्पलेट में होता है क्या है, जनरली उसमें एक फॉर्म आ जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज खाली करना है। क्रिएट की जगह आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे लॉगिन लिखना हो। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। बाकी जगह पे लॉगिन है ऑलरेडी, बाकी हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेंबरशिप यहाँ पे लिख करके आ रहा है, और ये हमारा लॉगिन है, मेंबरशिप लॉगिन। यहाँ पे यूजर्स आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वो नाम बाद में चेंज कर लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बटन का नाम चेंज करना था, बटन का वैल्यू चेंज करना था, हमने कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद हमें क्या करना है कि इस लॉगिन के लिए एक पोस्ट वर्जन बनाना है। जैसे अभी जो हमने लॉगिन बनाया, ये तो आपका गेट के लिए हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अब जब डेटा वहाँ से पोस्ट करोगे तो उसके लिए क्या करना होगा, HTTP पोस्ट को कॉल करना होगा। तो यहाँ पे HTTP पोस्ट वर्ब दिया हमने, और देने के बाद डायरेक्ट हमने क्या किया, सेम एक्शन लॉगिन बना रहा हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं मेंबरशिप को पास करा दे रहा हूँ। मेंबरशिप को पास करने के लिए हमें उसके पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, और मेंबरशिप बेसिकली कहाँ पे है, यूजिंग फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन डॉट मॉडल्स। अब मुझे मेंबरशिप यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा मेंबरशिप, और इसका एक मॉडल ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आप किसी भी नाम का बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद एक लाइन लिखते हैं, ठीक है, यूजिंग वेयर कंटेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू माई कनेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर एक बुलियन वैल्यू बनाते हैं, इज वैलिड इज इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट यूज़र। यूज़र की जगह यहाँ पे क्या आएगा, पर्सन आएगा। कंटेक्स्ट डॉट पर्सन, पर्सन ही आ रहा बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस एम्प्लॉइज, और क्या क्या आ रहा है। एक और जो टेबल हमने ऐड किया था वो किस नाम से ऐड किया था, पीपल के नाम से बना दिया था क्या,
एक बार चेक कर लेते हैं। शायद इसमें लगता है कि पर्सन को पीपल माना है, पर्सन्स नहीं माना है, और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयज़ माना है, क्योंकि पीपल नाम का तो कोई प्रीडिफाइंड वर्ड है नहीं, तो इसने हमारे लिए जो डीबी सेट तैयार किया पीपल का तैयार किया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये हमारा मॉडल क्लास है और इसके अंदर हम चलते हैं। ये रहा हमारा पर्सन, और अगर हम पर्सन को देखना चाहें तो हम पर्सन के डीबी कंटेक्स्ट को देख लेते हैं यहाँ से एक बार। पर्सन के डीबी कंटेक्स्ट में क्या है, तो ये माई कनेक्शन, और ये रहा पीपल। वेरी नाइस, पीपल वो सही दे रहा है। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट पीपल ले लेता हूँ और इसके बाद क्या करता हूँ, डॉट एनी लगाता हूँ, और एनी के अंदर एक्स सच दैट एक्स डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू मॉडल डॉट यूज़र नेम एंड एक्स डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू मॉडल डॉट पासवर्ड। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप लॉगिन कर रहे हो तो क्या आपका डेटाबेस से वो मैच कर रहा है रिकॉर्ड। अगर मैच कर रहा है, इफ़ इज़ वैलिड, यानी अगर मैच कर रहा है तो फिर क्या होगा कि आपका डेटा जो है ना एक कुकी में स्टोर हो जाएगा। फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन डॉट सेट, और इस लाइन को लिखने से पहले एक नेम स्पेस को इंपोर्ट करना होगा जिसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट सिक्योरिटी। इस लाइन को ऐड करना होगा, इसके बाद ही आप इस लाइन को लिख पाओगे। फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन डॉट सेट, एक बार फिर से लिखता हूँ, फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन डॉट सेट ऑथ कुकी। इसके अंदर आपको मॉडल को पास करना है, डॉट यूज़र नेम मॉडल डॉट यूज़र नेम कॉमा फॉल्स। ठीक है, इसके बाद रिटर्न क्या करना है, रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स, यानी जैसे सक्सेसफुल अगर लॉगिन होता है तो ये इंडेक्स पे चला जाएगा। किसके इंडेक्स पे, एम्प्लॉय के इंडेक्स पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डाल दीजिए, है ना, तब ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को देख पाएगा अगर सक्सेसफुल लॉगिन है तो। ठीक, और इस इफ़ कंडीशन से जस्ट बाहर आएंगे, फिर क्या लिखेंगे, मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, यानी अगर आप गलत लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख करके आएगा, इनवैलिड। ठीक है, और इसके बाद रिटर्न व्यू रहेगा, यानी वहीं पेज वहीं पे रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। अगर सक्सेसफुल लॉगिन होता है, यूज़र नेम पासवर्ड अगर मैच कर जाता है तो जाएगा लॉगिन पे, और तो जाएगा एम्प्लॉय के इंडेक्स पे, अदरवाइज कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का दिक्कत है कि मेंबरशिप में एरर आने लगा है। रीज़न इसका पता है, रीज़न इसलिए क्योंकि हमने जो क्लास का नाम दिया है मेंबरशिप दिया है, और सिक्योरिटी नेम स्पेस के अंदर एक मेंबरशिप प्रीडिफाइंड क्लास भी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मेंबरशिप को मेंबरशिप 1 बना देता हूँ, और अपने मेंबरशिप को मेंबरशिप 1 बनाने के लिए यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, और यहाँ पे मेंबरशिप के जगह मेंबरशिप 1 कर देता हूँ। ठीक है, और जहाँ पे भी मेंबरशिप है वहाँ पे मेंबरशिप 1 हमें करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी 1 करना होगा। और इसके व्यू वगैरह जो ऐड किए थे वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं वहाँ पे क्या सीन है। तो यहाँ पे 1 हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा चलिए देखते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेवल 4 पासवर्ड है ना। इसके बाद बिल्ड करा देते हैं, बिल्ड करा के चेक करते हैं बिल्ड सक्सेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई ऐसे ऑब्वियस एरर है वो ठीक हो जाएगा, रन हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में चेक करेंगे यहाँ पे कहाँ क्या इशू आ रहा है ना। ये भी बिल्ड सक्सीड हो रहा है, बिल्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्ड सक्सीड हो रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं। वो प्रॉब्लम को मैंने ठीक कर दिया। क्यों प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे नेम स्पेस ऐड किया वेब डॉट सिक्योरिटी, इस नेम स्पेस के अंदर वो एक क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर है। तो फिर मैंने अपने क्लास को क्या किया, चेंज कर दिया, यानी मेंबरशिप 1 बना दिया। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमें क्या करना होगा, एक और मेथड बनाना होगा। ये तो लॉगिन के लिए हो गया, अब एक साइनअप के लिए मेथड बनाना होगा। तो साइनअप के लिए जो मेथड बनाएंगे उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट साइनअप। ठीक है, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसे रिटर्न व्यू कर देते हैं। और इसका भी एक पोस्ट वर्जन बनाना पड़ेगा कि जैसे ही आप डेटा को साइन करोगे वो डेटा सेव होना चाहिए। तो साइनअप के लिए मैं यहाँ पे इसका एक व्यू बना देता हूँ, राइट क्लिक ऐड व्यू, और इसका टेम्पलेट व्यू नेम साइनअप ही रहेगा। टेम्पलेट जो होगा ना वो क्रिएट होगा, यहाँ पे है ना क्रिएट होगा।
तो चलिए क्रिएट टेम्पलेट ले लेते हैं। मॉडल हमारे पास कई सारे हैं, बट मॉडल हम यहाँ पे पर्सन लेने वाले हैं, पर्सन मॉडल, क्योंकि यहाँ से हम पर्सन को ऐड करेंगे। हमने एक ऑलरेडी पर्सन को पहले ऐड किया हुआ है जिसका नाम पीके है, और भी हम पर्सन को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म बना देते हैं, और फॉर्म बनाने के बाद हम यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद नीचे इसका सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बैक टू लिस्ट की जगह पे बैक टू लॉगिन कर देते हैं, क्योंकि ये साइन अप पेज है तो ये लॉगिन पे जाना चाहिए, और यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं। सिंपल है ना। और हमें क्या करना होगा, जो हमने लॉगिन के लिए टेम्पलेट बनाया है वहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। वो चेंज क्या करना होगा कि जहाँ पे बैक टू लिस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे हमको लिखना होगा क्लिक टू साइन अप। और ये कहाँ पे चला जाएगा, साइन अप पे। ठीक है, बाकी ये जो एरर है इसको हम ठीक करेंगे आगे। क्यों एरर आ रहा है इसको देखते हैं। पासवर्ड वगैरह शायद नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्योंकि बिल्ड सक्सीड हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे चेक करूँगा। अब इसके लिए जो साइनअप जो हमने बनाया गेट का, एक साइनअप का पोस्ट भी बनाना पड़ेगा जो डेटा को पर्सन टेबल के अंदर ले करके जाने का काम करेगा। तो HTTP पोस्ट बनाते हैं यहाँ पे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट साइनअप, है ना। अब मुझे पोस्ट करना है डेटा को, और हमने जो टेबल बना रखा है उसका नाम क्या है, पर्सन, और पर्सन के अंदर हमें डेटा को ले करके जाना है। तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखता हूँ, यूजिंग वेयर कंटेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू माई कनेक्शन, और यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट पीपल, क्योंकि पर्सन तो यहाँ पे ले नहीं रहा है, उसका यूज़र पीपल ही ले रहा है, तब पीपल यहाँ पे लेंगे और डॉट ऐड करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है, इसके लिए आपको सोचना नहीं है। जैसे कि यूज़र के लिए यूज़र्स जनरेट होता है, एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयज़ जनरेट होता है, बट पर्सन के लिए पर्सन्स ना करके पीपल को जनरेट किया है। तो ये आपकी चिंता नहीं है, ये आपको देख लेना है कि क्या किस क्लास के नाम से प्रॉपर्टीज़ उसने बनाया है, किस नाम से उसने प्रॉपर्टीज़ बनाया है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ने, है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल को असाइन करना है, यानी आप सारे डेटा को लेकर के डेटाबेस में जा रहे हो और पर्सन टेबल के अंदर सेव करा रहे हो। इस लाइन का ये मतलब है। रिटर्न किया, रिटर्न कहाँ पे जाएगा, जब जैसे डेटा हमारा पर्सन टेबल में सेट हो जाता है तो ये रिटर्न कहाँ पे जाएगा, इसको मैं लॉगिन पे भेज देता हूँ। ठीक है, जैसे डेटा ऐड होगा पर्सन वापस लॉगिन पे चला जाएगा। ये काम तो हो गया। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंजिंग और करना पड़ेगा। आप लोगों ने लेआउट पढ़ा था, मैंने लेआउट बताया था MVC के अंदर, जो बेसिकली मास्टर पेज होता है। और मास्टर पेज हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि उसकी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी को हम सारे पेज में कॉमन शो करा सकें। और मास्टर पेज बेसिकली कहाँ पे होता है, तो शेयर्ड फोल्डर के अंदर होता है, और शेयर्ड फोल्डर बेसिकली व्यूज़ फोल्डर के अंदर होता है। तो ये देखिए आपका एक मास्टर पेज है layout.cshtml, और इसके अंदर मैं कुछ चेंजिंग करने वाला हूँ। ठीक है, क्या चेंजिंग करने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या चेंज करना है। तो आप देखोगे जहाँ की मान के चलो यहाँ पे eval क्लास इक्वल टू nab bars लिखा हुआ है, कहीं पे देख रहे हो, यहाँ पे eval क्लास nab bars चेक करते हैं। div क्लास nab bar है ना, हाँ ठीक है, div क्लास nab bars लिखा हुआ है यहाँ पे, और div क्लास उसके ऊपर भी कुछ है क्या, div क्लास span एप्लीकेशन लिंक है ना, HTML eval क्लास इक्वल टू nab bars। अच्छा, यहाँ पे बटन है div क्लास इक्वल टू nab bar हेडर, और यहाँ पे ही हमें कोई कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या लगाना है कि मान के चलो ये जो कंप्लीट लाइन है ना, div क्लास कंटेनर, div क्लास नो बार्स एंड बटन की लाइन, ये तो जस्ट आपको मान के चलो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही विजुअल हो रहा है, बट इसे मैं कंडीशन के अंदर लेना चाहता हूँ। कंडीशन क्या होगा, हाँ यहाँ पे करना होगा कोडिंग। div क्लास इक्वल टू nab bar collapse eval क्लास इक्वल टू nab bar। इसके अंदर मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करके li
@html.action_link, आपने पढ़ा होगा HTML हेल्पर होता है जो बेसिकली पेज नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं कुछ लिंक टेक्स्ट देने वाला हूँ। ये हमारा लिंक टेक्स्ट है जो गेट लिस्ट शो करेगा और ये बेसिकली इंडेक्स को हिट करेगा। किसके इंडेक्स को? एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स को। यानी जैसे आप गेट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय का सारा डेटा आपको क्या होगा? शो हो जाएगा। ठीक है, एक तो गेट लिस्ट का लिंक रहेगा वहाँ पे, और दूसरा लिंक क्या रहेगा? दूसरा लिंक रहेगा आपका क्रिएट का। तो क्रिएट के लिए भी हम कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि सारा पेज में वो दिखना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्रिएट के लिए कर देता हूँ, तो क्रिएट के लिए यहाँ पे क्रिएट लिखना होगा और उसके बाद उसका क्रिएट ही मेथड है। और किसका क्रिएट? एम्प्लॉय का क्रिएट, कि जब आप नया एम्प्लॉय ऐड करना चाहोगे तो आप यहाँ से लिंक के थ्रू आप जा सकते हो। इसके बाद एक और कर देते हैं, नहीं एक्चुअली गेट लिस्ट हो गया, क्रिएट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? एक कंडीशन लगाते हैं, @if, ठीक है, यूज़र डॉट आइडेंटिटी, ठीक है, इफ़ यूज़र डॉट आइडेंटिटी डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, यानी अगर आपका यूज़र सही से ऑथेंटिकेट हो गया है तो फिर क्या शो होगा? तब शो होना चाहिए उसका नाम। ठीक है, तो उसका नाम को शो करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? ए, ठीक है, और ए के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ डियर @user डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम। ठीक है, और ए को मैंने बंद कर दिया और LI को बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा, इस ए पे कोई लिंक नहीं दिया है। लिंक भी आप दे सकते हो क्योंकि एक एंकर टैग है और कुछ नहीं है। अपनी ये नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, LI में आपको दिख जाएगा। अगर मैं लिंक देता तो फिर इसके लिंक के क्लिक पे आप कहीं जा सकते थे, बट मुझे सिर्फ उसकी नेम को दिखाना है, इसलिए मैंने लिंक नहीं दिया है। और इसके बाद जो LI में लेने वाला हूँ, इसके अंदर मैं @html.action_link और इसके बाद में लॉगआउट एक लिंक लेने वाला हूँ कि जैसे आप लॉगिन होते हैं और आप यहाँ से लॉगआउट भी कर सकते हैं। तो लॉगआउट के लिए भी हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा जो अभी तक हमने नहीं बनाया है, जो भी किस कंट्रोलर के अंदर होगा? अकाउंट कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा लॉगआउट का जो अभी तक हमने नहीं बनाया है, और वो कहाँ पे बनेगा? अकाउंट कंट्रोलर के अंदर बनेगा। इसलिए मैंने एक लॉगआउट का लिंक बनाया है कि जब यूज़र का नाम दिखेगा, जब वो लॉगिन हो जाएगा तो फिर लॉगआउट ही होना होगा उससे। तो इसीलिए कंडीशन में लगा दिया कि अगर यूज़र लॉगिन हो जाता, ऑथेंटिकेट हो जाता, यानी मान लिया कोई यूज़र है, तो उस यूज़र का नाम दिखा दे और उसके साथ लॉगआउट का एक लिंक आना चाहिए अगर यूज़र अपना डैशबोर्ड देखने के बाद लॉगआउट करना चाहता है। तो इफ़ के केस में ये होगा। एल्स में क्या होना चाहिए? एल्स में आपको होना चाहिए, एल्स में LI दिखेगा और LI के अंदर @html.action_link और इसके अंदर लॉगिन दिखना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपको हेडर पे दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन दिखना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिकेशन के बाद आपको लॉगआउट आ जाना चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ होना भी चाहिए। देखिए, ये तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, और इसके साथ साथ अगर आप यूज़र से ऑथेंटिकेटेड अगर आपका नहीं है, यानी लॉगिन आपका नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन दिखेगा। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, और अगर यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया है तो फिर लॉगआउट दिखना चाहिए। फॉर एल्स का कंडीशन यहाँ पे भी लगा सकते हो क्योंकि रेजर व्यू इंजन है। .cs_html के अंदर काम कर रहा हूँ, .cs_html के अंदर आप C# और HTML दोनों का कोड लिख सकते हो। तभी जो इफ़ कंडीशन लगाया हूँ, C# को लगाया हूँ और ये आपका HTML का कोड है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रेजर व्यू इंजन, राइट। अब आगे बढ़ता हूँ, बस सेशन अब ख़त्म ही होने वाला है। मुझे एक मेथड की नीड है, दैट इज़ फॉर लॉगआउट। तो चलिए अकाउंट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं साइन अप के जस्ट बाद। और मेथड बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा? पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉगआउट। ठीक है, और इसके अंदर फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन को हम क्या करने वाले हैं? फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन को बेसिकली साइन आउट हम करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमने जो नाम लिया है एप्लीकेशन का वही फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन है, और जिस क्लास को मैं कॉल कर रहा हूँ फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो मैं फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन लिख रहा था तो इंटेलिजेंस में मुझे 2 फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन मिल रहे थे, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा क्लास है और कौन सा हमारा एप्लीकेशन है। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन लेते हो,
देखिए तो अब दो फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन आ रहा है। अगर इसको लोगे तो अब साइन आउट का फीचर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ आवर नेम ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि नाम हमने सेम रखा है और क्लास का नाम जो इनबिल्ड है, प्रीडिफाइंड है, फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन का वो प्रीडिफाइंड है। तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको ये लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिकेशन है, ये लेना है क्योंकि सिस्टम डॉट फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के अंदर है ना, तो इसको लेने के बाद आपको साइन आउट कर देना। एक सेकंड फिर से ज़रा, फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन, सॉरी एक बार फिर से, फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट डॉट साइन आउट, राइट। और इसके बाद रिटर्न कहाँ पे हो जाएगा, जैसे आप लॉगिन लॉग आउट करते हैं तो वापस वो लॉगिन पेज पे चला जाएगा। सेम कंट्रोलर के अंदर लॉगिन है, लॉग आउट है अकाउंट में, तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अभी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब इसे ज़रा चला के देखते हैं, हमें एक जगह पे सिर्फ लॉगिन पे एरर आ रहा है, देखते हैं इसको ये एरर क्या ऑब्वियस एरर है या फिर इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एम्प्लॉय को हिट करने के लिए देखता हूँ। तो मैंने एम्प्लॉय को हिट किया, एम्प्लॉय के इंडेक्स को मैं हिट कर रहा हूँ। हम जिस तरीके से इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किए हैं उस हिसाब से एम्प्लॉय के इंडेक्स को अगर मैं हिट करूं तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे हिट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत क्या है कि गेट लिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं तो गेट लिस्ट काम कर रहा है, क्रिएट भी काम कर रहा है। लॉगिन पे चलते हैं, लॉगिन से कुछ प्रॉब्लम है। अनऑथराइज्ड, यू डो नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस डायरेक्टरी और पेज। अच्छा एक बार ज़रा लॉगिन को मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। हमने अकाउंट कंट्रोलर के अंदर हमने ऑथराइज तो लगाया है, बट क्या इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने web.config फाइल को भी टेस्ट किया है, वहाँ पे फॉर्म्स लॉगिन URL इक्वल टू यहाँ पे हमने असाइन किया है जो हमें असाइन करना था web.config फाइल के अंदर। उसे भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है या कहीं पे मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे लॉगिन URL बिल्कुल सही है, ऑथेंटिकेशन मोड इक्वल टू फॉर्म्स ये भी सही है, अकाउंट के अंदर लॉगिन जाना चाहिए और हमें कैपिटल स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अकाउंट कंट्रोलर है हमारा, बिल्कुल सही है, और इसके अंदर ही हमारा लॉगिन कंट्रोल है। स्मॉल कैपिटल से यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यही नहीं आई, यानी ये हमारा ठीक है बिल्कुल। अब हम इसके कंट्रोलर को ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। तो अकाउंट कंट्रोलर का आप देखोगे तो कंट्रोलर के ऊपर ही जस्ट, अच्छा ये जो हमने ऑथराइज लगाया ना ये गलत जगह पे लगा दिया है। ये ऑथराइज हमारा एम्प्लॉय होना चाहिए, एम्प्लॉय को ऑथराइज करना, यानी एम्प्लॉय के किसी भी चीज़ को बिना ऑथेंटिकेशन नहीं देखना है तो ऑथराइज आपको यहाँ लगेगा एम्प्लॉय क्लास के ऊपर। समझ गए बात को? क्योंकि अभी जैसे मैंने एम्प्लॉय के इंडेक्स को हिट किया तो एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स डायरेक्ट दिख गया, जो कि नहीं दिखना चाहिए क्योंकि हम उसी को तो छुपाना चाहते हैं, और वही दिख रहा था क्योंकि हमारा जो ऑथराइज फ़िल्टर था वो गलत जगह पे लगा हुआ था। मैं फिर से एक बार हिट करता हूँ, और हिट करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय इंडेक्स। एम्प्लॉय के डिटेल्स को इसे डायरेक्ट शो नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक मैंने लॉगिन नहीं किया है। तो जैसे मैं एम्प्लॉय इंडेक्स हिट मारूँ तो इट शुड रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज डायरेक्टली। यस, नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। अब इसमें आपको सिक्योरिटी दिख रहा होगा कि मैंने किस पेज को हिट किया था, एम्प्लॉय के इंडेक्स पेज को, और एम्प्लॉय के इंडेक्स में था क्या, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को आप देखना चाह रहे थे, जो कि आप बिना लॉगिन किए देखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी लगा हुआ। जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे आप एम्प्लॉय की किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकते हो। अच्छा बाकी जो मैंने मास्टर पेज में चेंज किया जो आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। गेट लिस्ट पे भी क्लिक करोगे तो आपको सीधा लॉगिन पेज लेके आएगा। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो भी आपको लॉगिन बिना किए आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। साइन अप कर सकते हैं आप, और अगर आप किसी नया पर्सन को ऐड करना चाहते हो तो साइन अप कर सकते हो, साइन अप आपको अलाउ है, ठीक है। लॉगिन हम एक बार पहले करके देखते हैं। जो हमारा रजिस्टर्ड यूज़र है ऑलरेडी, जो मैं आपके सामने नाम रखा था, दैट इज़ फॉर PK एंड PK 1 2 3 4, शायद यही पासवर्ड है। एक बार कंफर्म हो लेता हूँ, यस यही पासवर्ड है। अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए चेंज क्या होना चाहिए,
हाँ, एक बार लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद देखिए वहाँ से लॉगिन करने के बाद मैंने इंडेक्स पे भेजा था। किसके इंडेक्स पे भेजा था? एम्प्लॉय के इंडेक्स पे। एम्प्लॉय को देख लिया यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाया था ना लेआउट में कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो डियर के साथ उसका नाम आना चाहिए। तो डियर के साथ उसका नाम आया और साथ में लॉग आउट का भी लिंक आया। बाकी सब एक्टिविटी अगर आप कर सकते हो, क्योंकि ये क्रेड एप्लीकेशन ऑलरेडी काम करेगा, क्योंकि अभी आप लॉगिन हुए पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लॉग आउट हो जाएंगे तब तो आपको ये पेज दिखेगा ही नहीं। डिटेल्स वगैरह भी आप देख सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से जो टेम्पलेट लिया है उसमें एक्शन, व्यूज़, रीड, राइट सारा काम कर रहा है। अब मैं जैसे ही लॉग आउट हो जाता हूँ, लॉग आउट होने के बाद फिर वापस अगर आप देखना चाहोगे गेट लिस्ट तो आप नहीं देख पाओगे। ये मतलब होता है सिक्योरिटी का। अब किसी नए यूज़र को मैं साइन अप करता हूँ तो नए यूज़र के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे AK और इसका पासवर्ड AK1234, ठीक है। क्रिएट करता हूँ और क्रिएट करने के बाद वापस लॉगिन करता हूँ तो मैं इसे लॉगिन कर लूँगा और फिर से देखो डियर AK आ गया और AK भी अपने एम्प्लॉय की डिटेल्स को देख सकेगा। तो ये है आपका फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन, जिसमें हमने आपको फ़िल्टर को भी यूज़ करके दिखाया कि फ़िल्टर क्लास लेवल पे अगर यूज होगा तो किस प्रकार से यूज होगा। यानी अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय क्लास जो है, एम्प्लॉय कंट्रोलर है, जो बेसिकली क्लास भी कहते हैं उसे हम लोग, तो ये कंट्रोलर जो है वो कंप्लीट एक फ़िल्टर के अंदर आ गया। यानी इस क्लास के किसी भी एक्शन को, चाहे वो इंडेक्स हो, लिस्ट दिखाने वाला एक्शन हो, या डिटेल्स दिखाने का एक्शन हो, या क्रिएट करने का हो, या एडिट करने का हो, या डिलीट करने का हो, या किसी भी टाइप का एक्शन मेथड जो एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर के अंदर है उसे आप बिना ऑथराइजेशन उसे एक्सेस नहीं कर सकते। और इस काम को करने के लिए हमने web.config फाइल में एक शेडिंग किया हुआ है और उस शेडिंग आप भी कर लीजिएगा, दैट इज़ फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन, है ना। फॉर्म्स लॉगिन इक्वल टू अकाउंट लॉगिन। बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी को हिट मारोगे तो डायरेक्ट सबसे पहले यहीं पे जाएगा और इसके बाद अगर आप लॉगिन सक्सेसफुल हो तो फिर आपका जाएगा। और यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये चीज़ दिखेगा, ये लिस्ट वगैरह दिखेगा, लेकिन अगर आप लॉगिन सक्सेसफुल किए हैं तो फिर आपका नाम दिखेगा और लॉग आउट का लिंक दिखेगा, अदरवाइज लॉगिन दिखेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने 2 टेबल बनाया, एक पर्सन नाम का और एक एम्प्लॉय नाम का। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से एम्प्लॉय को हमने ले लिया है। इसके बाद एक मॉडल के अंदर मेंबरशिप 1 नाम का एक क्लास बनाया और मेंबरशिप 1 को हमने यहाँ पे अकाउंट कंट्रोलर के अंदर कन्फिगर कराया। ये लाइन से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एनी लगाओ या वेयर लगाओ या सिंगल लगाओ, ये बेसिकली क्या करता है कि डेटाबेस में आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड से आ रहा है उस फील्ड को डेटाबेस के फील्ड से कंपेयर करेगा, और अगर इस वैलिड मतलब वैल्यू ट्रू आता है तो फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन इसके बाद ये डायरेक्ट एम्प्लॉय के इंडेक्स पे चला जाएगा, और अगर कोई गलती पासवर्ड डाल दोगे तो इनवैलिड बता देगा। तो ओवरऑल यही आज का लेक्चर है जिसमें आपको सिक्योरिटी को भी दिखाया और साथ में मैंने फ़िल्टर को भी दिखाया क्लास लेवल पे। तो फ़िल्टर बेसिकली क्या होता है, कस्टम लॉजिक है जो बिफोर एंड आफ्टर एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होता है। कई सारे टाइप्स के फ़िल्टर हैं, बट फ़िल्टर लगाने का तरीका आपको पता चला, एक्शन पे कैसे लगाना है, क्लास पे कैसे लगाना है। ग्लोबल फ़िल्टर भी आप किसी दिन प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करोगे, कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओगे तो शायद आपको लगाने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये आज के क्लास में है जो कि MVC को आज हम फिनिश कर रहे हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, कैसे कैसे क्या क्या होगा। कोई डाउट आप लोग को? कुछ नेम स्पेसेस वगैरह भी ऐड किए हैं, जैसे web.security नेम स्पेस हो गया, क्योंकि अगर आप ये नेम स्पेस ऐड नहीं करोगे तो आपको ये क्लास के फंक्शंस वगैरह नहीं मिल पाएंगे। फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन क्लास है जो इनबिल्ट क्लास है, सिक्योरिटी के अंदर आता है। अब बाकी ऊपर जो फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन दिख रहा है वो हमारा एप्लीकेशन का नाम है, जो यूजर डिफाइंड नाम है, जो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, एप्लीकेशन का रखा है, ठीक है। तो अब इस कोड को मैं बारी बारी से मैं सोच रहा हूँ कि इसे जीप करके आपको भेज दूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कोड्स हैं। तो या फिर मैं इसे PDF बना के भेजूँ तो फिर अकाउंट कंट्रोलर का अलग करना पड़ेगा। चलो मैं ऐसे ही करता हूँ, अकाउंट कंट्रोलर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये रहा हमारे अकाउंट कंट्रोलर। ताकि आप लोग बनाओ, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर मैं जीप करके दे दूंगा तो फिर आप लोग शायद मेहनत ना करो। ये रहा web.config फाइल जिसमें हमें ये लाइन लिखना है, web.config फाइल है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर system.web टैग, ये लाइन लिखना है। इसके बाद आपका मेंबरशिप का एक क्लास है, द क्लास ऑफ मेंबरशिप। इससे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। प्रैक्टिस तो आपको सारे सेशन पे करना चाहिए। ये हमने लेआउट के अंदर चेंज किया है, ये डिप टू डिप ले लेता हूँ, layout.csh टीम।
बाकी एम्प्लॉय कंट्रोलर तो अपने आप ही आया है, अकाउंट काउंटर में आपको बता ही दिया कैसे करना है। और जो काम की अकाउंट काउंटर के अंदर किए एम्प्लॉयज़, तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है, ये सब ने आपने देखा ही, ठीक है। तो मैं इतना एक पीडीएफ बना के भेजता हूँ, बाकी आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए। वीडियो इसका रिकॉर्ड हो ही गया, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप उसको देख करके बार बार कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें बार बार करने से ही आता है। तो आज के सेशन में हमने फ़िल्टर्स को कवर किया, और उसके साथ साथ फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में बताया कि सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में वेबसाइट में कैसे लगाया जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सिक्योर्ड वेबसाइट को अगर आप बनाते हो तो, ठीक है। अब मैं इसे शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए। अब आप लोग का काम रह गया उसे सेल्फ स्टडी करना, प्रैक्टिस करना। असाइनमेंट्स वगैरह हम देते रहेंगे, आप लोग बनाते रहिएगा। मैं इसको अभी सेंड कर रहा हूँ ना, एम्बेसी एक्शन फिल्टर्स इन एम्बेसी, इसको याद कर लीजिएगा। अटैच करते हैं। किस नाम से हमने अभी पीडीएफ जनरेट किया, वाटर फिल्टर्स। ठीक है, तो ये आपका फाइल आपके तक पहुंच गया। अब आप लोग पढ़िए, इसको समझिए, नोट्स करिए। थैंक यू सो मच।